एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली सेंचुरी 13 to 15। तो इस जो यूनिट है मैंने 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करी थी, जिसमें कि मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको स्लेव डायनेस्टी के ऊपर बताया था कि किस प्रकार से जो स्लेव डायनेस्टी है वो दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश करते हैं और राज करती है। फिर मैंने सेकंड वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस प्रकार जो स्लेव डायनेस्टी राज कर रही थी दिल्ली के ऊपर, उसको हराकर खिलजी डायनेस्टी किस प्रकार से राज करती है। वहीं जो थर्ड पार्ट अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर हम रीड करेंगे कि इस प्रकार जो खिलजी डायनेस्टी राज कर रही थी उसको हराकर किस प्रकार से तुगलक डायनेस्टी राज करती है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम रीड करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी को। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले आपको बेसिक स्टार्टिंग में आपको पीछे से पता होना चाहिए क्या था। तो जो लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के वो थे खुसरो खान। खुसरो खान क्या लास्ट रूलर थे? तो खुसरो खान के गवर्नर होते हैं गियासुद्दीन तुगलक होते हैं। किसके गवर्नर होते हैं? खुसरो खान कौन थे? खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो उनके गवर्नर थे गियासुद्दीन तुगलक। उन्होंने क्या करा था? खुसरो खान को मार दिया था और अपने आप को राजा मान लिया था। और इसके बाद वो क्या करते? तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, उनका नाम क्या? तुगलक। तो इसके बाद जो गियासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं? अपनी एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करते हैं दिल्ली के अंदर, जो थी तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी को हम रीड करते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक है वो बहुत ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने स्टार्टिंग से देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी हैं, खिलजी डायनेस्टी के सबसे पावरफुल जो रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी। तो उन्होंने जो रिवेन्यू वगैरह की जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, क्योंकि जो फार्मर्स को क्या 50% टैक्स देना पड़ता था और यदि नहीं देता था उनको दंड दिया जाता था। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने फार्मर्स के साथ अच्छा बर्ताव करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या करा, जो उनके इक़्तिदार होते थे, जो मतलब टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे फार्मर्स वगैरह थे, उन्होंने बोला कि उनको ना हैप्पी रखो। उनके लिए उन्होंने क्या करा, नई नई पॉलिसी बना के लेके आते थे टैक्स वगैरह के ऊपर कि वो क्या इंक्रीज होके क्या है खेती करें। उन्होंने क्या करा, बहुत सारे प्रोडक्शन के लिए अच्छी उन्होंने क्या करा, जो इक़्तिदार से बोला कि क्या आप क्या करो, जो आप फार्मर्स हैं उनके साथ सॉफ्टली बर्ताव करो, उन्हें ईजी आप बाद में दे देना टैक्स, ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे कि क्या है वो और ज़्यादा खेती करने के लिए सोचेंगे। तो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी गियासुद्दीन तुगलक की कि किस प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी से लोग डरते थे और किस प्रकार से वो खेती करा करते थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या एक विपरीत पॉलिसी अपनाई कि मैं क्या करूँगा, जो फार्मर से सॉफ्ट तरीके से बात करूँगा। और सॉफ्ट तरीके से बात करने से क्या है, किसान प्रेरित होकर और ज़्यादा खेती करेगा और इससे क्या होगा, मेरा ही बेनिफिट होगा। क्योंकि क्या होता था, जो खेती होती थी उसमें से जो 50% होता था किसान को राजा को देना पड़ता था। तो वो और ज़्यादा खेती करेंगे तो उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए क्या उन्होंने क्या करा, इक़्तिदार से बोला कि आप फार्मर्स के साथ सॉफ्टली बर्ताव करो। तो एक स्ट्रेटेजी थी गियासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, जो गियासुद्दीन तुगलक है उन्होंने क्या करा, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी उन्होंने क्या करे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या होता था, जो खेती होती थी पहले उसको मापा जाता था और उसको उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे करना होता था 50%। तो उन्होंने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी की ये भी पॉलिसी नहीं मानी। उन्होंने क्या करा, जो ओल्ड मेथड था जो शेयरिंग का, कि शेयरिंग करके दे देना आप, ठीक है, तो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी ना मानकर उन्होंने क्या करा, उनका जो मेजरमेंट का जो तरीका था वो नहीं माना, उन्होंने जो ओल्ड मेथड था शेयरिंग वाला वो अपनाया। ठीक है, अब क्या उन जो खुसरो खान थे जो लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, उनके टाइम पीरियड में भी इतनी अच्छी इकोनॉमिक नहीं थी। इसलिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो गियासुद्दीन तुगलक ने क्या सोचा कि दिल्ली सल्तनत की हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, रोड वगैरह को रिपेयर करवाए, अच्छे उन्होंने बहुत सारे जो अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने लगे। उन्होंने देखा कि जो क्रिमिनल लॉ है वो बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, जो कठोरता वाले जो क्रिमिनल लॉ है वो हटा दिए। जैसे कि क्या था, अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, जो भी दंड
होता था उसको सीधा मरवा दिया जाता था। इसलिए उन्होंने क्या करा था कि जो क्रिमिनल लोग को थोड़ा जस्टिस, न्याय, अच्छी तरीके से न्याय दिया जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। तो उनकी ये पॉलिसी थी गियासुद्दीन तुगलक की, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोड बनाए, मेडिकल सेंटर खुलवाए, दवाइयाँ वगैरह फ्री देने लगे, तो अच्छे अच्छे काम करने लगे थे गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे फोर्ट वगैरह बनवाए। उन्होंने क्या करा, जो सेल होता था अल्कोहल से उनको बंद कर दिया गियासुद्दीन तुगलक ने। तो उन्होंने लगभग 4 साल ही राज करे, क्योंकि वो एक तो बूढ़ी उम्र के हो चुके थे, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा देर राज नहीं करा, और 4 साल के बाद क्या होता है वो मर जाते हैं। लेकिन 4 साल में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। उनकी जो स्ट्रेंथ थी, प्रैक्टिस, इंटेलिजेंस से, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो बेसिकली आपको गियासुद्दीन तुगलक के बारे में इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ये पता हो गया कि किस प्रकार से उन्होंने अच्छी सी पॉलिसी अपनाई, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर बनेगा। तो जो गियासुद्दीन तुगलक होते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद आते हैं उनके बेटे, आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है। तो उनका जो टाइम था वो हमेशा अच्छी तरीके से काम करते थे, लेकिन जो उनका टाइम था वो करने का बिल्कुल गलत होता था। वो क्या थे, वो परफेक्ट थे, बट क्या है वो बीच मिडल में हम जैसे काम करने लग जाते हैं, मिडल में ही काम छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से जो मोहम्मद बिन तुगलक की अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी बनती थी उनके दिमाग में, अच्छा टाइम भी होता था उनके पास, लेकिन वो क्या करते थे, बीच रास्ते में अपना काम छोड़ देते थे, या फिर वो जल्दबाजी में उस काम को करने के लिए लगते थे। जैसे कि अब हम क्या करें, हम आपकी क्लास में ये दिया जाता है कि आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करनी है, लेकिन आप जल्दी जल्दी आप 11 चैप्टर भी कर लो कि मैम ने करवाने वाली है, मैं कर लेता हूँ। लेकिन क्या होता है, मैम बोलते हैं आप 10 तक ही आपका सिलेबस आएगा। तो सेम ऐसे जो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं उन्होंने भी ऐसे ही करा कि वो ना प्लानिंग, जो काम होता था उससे आगे चलने के लिए सोचते थे, जिससे कि उनकी जो पॉलिसीज होते थे, जो प्लान होते थे, वो फेल हो जाते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक इंपॉर्टेंट रूलर है, लेकिन वो पावरफुल भी हैं, लेकिन क्या उनकी जो काम करते थे वो बीच रास्ते में ही उस काम को छोड़ देते थे, और उनकी पॉलिसीज वगैरह इससे फेल हो जाती थी, या फिर वो क्या करते थे, बीच में छोड़ देते या जल्दबाजी करते थे। तो ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे रीज़न देखे, हमने बहुत सारे प्लान देखे जो कि फेल हुए। तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जरूर क्वेश्चन आएगा 15 नंबर में, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो हम इस चैप्टर के अंदर 4 चीज़ें पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक करते हैं और वो फेल हो जाती हैं। फर्स्ट होती है कि वो ना, जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली है, हमारी इंडिया है, इंडिया की एक ही राजधानी है दिल्ली। तो अभी तक जो सारे रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, वो क्या कर रहे थे, एक ही राजधानी थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, वो 2 राजधानी बनाने के लिए सोचते हैं। एक तो दिल्ली होती है उनकी कैपिटल, तो एक और बनाने के लिए सोचते हैं देवगिरी। अब देवगिरी क्या है देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैप लगा रखा है, आपको अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा तो मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ। जो साउथ का पार्ट है ये देवगिरी, यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल बनाते हैं, और उसका नाम जो देवगिरी था उसको चेंज कर देते। वहाँ का नाम क्या था, देवगिरी था। मतलब वो साउथ एक पार्ट है जहाँ का नाम क्या है, देवगिरी, लेकिन वो देवगिरी नाम चेंज कर देते हैं इस जगह का, और क्या नाम रख देते हैं, दौलताबाद रख देते हैं। क्या रख देते हैं, दौलताबाद नाम रख देते हैं उस जगह का। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने 2 कैपिटल बनाई है, एक है दिल्ली और एक है दौलताबाद, मतलब देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद रख देते हैं वो। तो उनका ये मतलब था कि जो काम था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए वो सोच रहे थे कि काम को ईजी वे से हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, 2 जगह अपनी कैपिटल बना लूँगा। उनका मोटिव ये होता है। लेकिन वो क्या होता है, और इनका 2 मोटिव होते हैं। हमने एक तो देख लिया कि वो काम को इजी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2 कैपिटल बनाए। सेकंड रीज़न ये था कि वो उनकी नॉर्थ में तो उनकी कैपिटल अच्छी तरीके से काम कर रही थी, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनका जो साउथ जो पार्ट है, मतलब कि हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने नॉर्थ वगैरह पर तो राज कर लिया था, लेकिन वो साउथ में भी अपनी एक्सपेंड करना चाह रहे थे अपनी टेरिटरी को। इसलिए उन्होंने क्या करा, दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाया कि मैं वहाँ तक भी अपना फैलाव कर लूँगा। लेकिन एकदम से ये कैपिटल बनाने की जो इनकी जल्दबाजी थी वो फेल हो गई, क्योंकि ना तो वो नॉर्थ वाले रीजन को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए, ना ही वो साउथ वाले, तो उनकी फेल हो जाती है। क्योंकि यदि वो नॉर्थ का काम करे तो साउथ रह जाएगा, साउथ का करे तो नॉर्थ का रह जाएगा। इसलिए जो ये पॉलिसी थी ये जल्दबाजी में बनाई गई, और ये 2 कैपिटल की जो इनकी सोच थी वो गलत हो गई, ठीक है, वो गलत हो गई, ठीक है। तो ये वाला प्लान था इनका फेल हो गया। तो उनके जल्दबाजी के कारण हमने देखा कि एक जो प्लान था वो फेल हो गया। सेकंड देखते हैं टोकर
टोकन करेंसी जैसे नॉर्मल हमारी जो करेंसी होती है, पैसे होते हैं, तो सेम एस टी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सोचा कि मैं क्या करूं, एक टोकन वाली करेंसी, जैसे हम रुपए नहीं होते हमारे 1-2 रुपए के, तो उन्होंने ऐसे स्टार्ट करें। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या, एक सिंबॉलिक करेंसी जैसे हमारे सिंबल बने होते ना, तो वैसे स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही स्टार्ट करा, जैसे चाइना चंगेज़ खान ने भी स्टार्ट कर दिया था नोट वाली करेंसी, जैसे हमारी यहाँ पर नोट वाली करेंसी होती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी टोकन करेंसी को स्टार्ट करा। लेकिन टोकन करेंसी के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं, क्योंकि एक तो क्या था, उन्होंने टोकन करेंसी स्टार्ट करने का मोटिव ये था कि क्या वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर भी सिल्वर की जो था वो ख़त्म हो गया था, उसके साथ ही जो वर्ल्ड में भी क्या है, सिल्वर की कमी आ गई थी। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉपर और ब्रास के जो हमारा कॉपर और ब्रास जो धातु होते हैं उनके कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने टोकन करेंसी किसकी बनाई, कॉपर और ब्रास के। तो उन्होंने ये तो बना दिया, लेकिन वो भूल गए थे कि टोकन करेंसी तो जैसे कि सुनार वगैरह होते हैं वो भी बना सकते हैं, जैसे और अलग अलग जो घर है जैसे सुनार वगैरह होते हैं, ये बनाने लगे टोकन करेंसी। तो वो काम अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन क्या लोग घर बैठ के खुद भी टोकन करेंसी बनाने लगे कि बनाना ही तो है, हम बना देंगे कॉपर वगैरह पे। तो सभी जगह जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनसे काम करवाने लगे और पैसे वगैरह ज़्यादा होने लगे। तो टोकन करेंसी वाला जो फैसला था इनका गलत हो गया। एक ईजी वर्ड में समझाती है, डोंट वेरी। तो उन्होंने क्या, एक टोकन करेंसी स्टार्ट कर दी। टोकन करेंसी में क्या है, जैसे 1 रुपए का सिक्का उन्होंने जारी करवा दिया, सिंबॉलिक मतलब सिंबल वाले थे, तो उन्होंने स्टार्ट करवा दिया। तो इस सिंबल के चक्कर में क्या है, उन्होंने सिल्वर, और जो सिल्वर की मांग थी वर्ल्ड में भी और इंडिया के अंदर कम हो रही थी, उन्होंने ब्रास का और कॉपर का स्टार्ट करवा दिया। लेकिन वो भूल गए थे कि टोकन करेंसी के तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी बना सकते हैं। तो गोल्ड सुमित होते हैं, जो सुनार होते हैं, उनसे लोग क्या बनवाने लगे, जो कॉपर और ब्रास की ये कॉइन बनवाने लगे। जिसके बाद क्या, उन्होंने सोचा था कि काम अच्छी तरीके से चल पड़ेगा, लेकिन लोग खुद बनाने लगी, तो उनके यहाँ पर और ज़्यादा गरीबी आ जाती है। जिसके ऊपर क्या होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है लोगों से बोल देते हैं कि स्टॉप कर देती हैं इस करेंसी को, कि हमारी जो पहले वाली करेंसी है वही चलेगी, और उसको स्टॉप कर देते हैं। जिसके बाद जो लोग थे उनके भी तो पैसे वगैरह गए थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला मोहम्मद बिन तुगलक ने कि जो भी मेरा भंडार रखा है, तो आप क्या करो, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन ले सकते हो ब्रास और कॉपर के बदले। तो आपको थोड़ा सा ये चैप्टर दे, जैसे कि हमारी इंडिया के अंदर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कॉइन वगैरह बनाने लग जाए, तो उससे क्या होगा, हमारे देश में और ज़्यादा गरीबी आ जाएगी, क्योंकि पैसे की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, उसकी जैसे हर एक जो कीमत होगी वो भी बढ़ जाएगी हर एक चीज़ की। तो सेम ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में हुआ, इसलिए उन्होंने स्टॉप कर दिया। और उन्होंने क्या बोला, जो कॉपर और ब्रास के जो कॉइन थे, क्योंकि लोगों ने तो आधे तो लोग रियल होंगे, तो उनको बोला कि सभी जो लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने बोला कि मेरे वहाँ जाकर, मतलब मेरे राजमहल जाकर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन आप ले सकते हो। तो एक ऐसी जो उनकी जल्दबाजी, कानून ने सोच समझ कर बनाने किया था ये फैसला कि लोग भी नॉर्मल बना सकते हैं, तो ये भी जो फैसला था वो फेल हो गया उनका टोकन करेंसी का। नेक्स्ट जो प्लान है, प्लान टू विन खुरासानी। तो खुरासान एक जगह का नाम है जहाँ पर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक है, सोचते हैं कि मैं वहाँ पर क्या अटैक करके उस जगह को अपना अंडर कर लूँ। तो वो क्या है, खुरासान पे कौन राज कर रहा था, खुरासान पे राज कर रहे थे अब्बू सैयद। जो अब्बू सैयद होते हैं वो राज कर रहे थे खुरासान के ऊपर, लेकिन खुरासान पर हराना इतना इजी नहीं है, क्योंकि राजा राज कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसके ऊपर जो 3 जो जगह की जो गवर्नमेंट होती है, मतलब 3 जो राजा होते हैं अलग अलग जगह से, वो सोचते हैं कि हम क्या करें, अब्बू सैयद की जो जगह है खुरासान, उसको जो अब्बू सैयद राज करें उसको हम हटा दें और हम तीनों मिलकर राज कर लेंगे। वो 3 कौन थे, अब रीड करते हैं। एक था तरमाशीरिन, एक तरमाशीरिन थे, एक था मिस्र, एक था तरमाशीर, और एक था इजिप्ट, और एक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, हम गठबंधन करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको हरा देंगे और हम राज कर लेंगे वहाँ पर। जिसके ऊपर क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक खुश हो जाते हैं, अच्छा मुझे तो टेरिटरी मिलेगी। तो इसके लिए वो एक बड़ी सी सेना, 1 लाख सेना 1 लाख की जो सेना वो खड़ी कर लेते, सभी को 1 साल की अलग से पैसे भी दे देते, वेतन भी दे देते, चलो हमारे साथ चलो, सभी को लेके चल पड़ते 1 लाख लोगों को। उसके साथ ही सभी को एडवांस पैसे भी दे देते, वेतन भी दे देते हैं। जिसके बाद क्या होता है, एकदम से ये फैसला फेल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो
तर्माशीरिन एक जगह का नाम था, मैंने बताया, वो भी अटैक करने वाले थे। जो तर्माशीरिन जगह के नाम थे, तो अब्बू सैयद क्या उनको हरा देते हैं, वो तो हट गए। अब कौन बचे? इजिप्ट बना और मोहम्मद बिन तुगलक बचे। तो अब इजिप्ट के साथ भी वो अच्छे रिलेशन कर लेते हैं अब्बू सैयद। अब कौन रह गए? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो अकेले राज नहीं कर सकते थे, नहीं उनको हरा सकते थे अब्बू सैयद को, इसलिए वो पीछे कर लेते हैं। और उनकी क्या हो जाता, जो 1 लाख लोगों को सेना को उन्होंने वेतन दिया था एडवांस, वो फेल हो जाता। सभी को इतना खाना पीना सब कुछ दिया, लेकिन वो फेल हो जाता, जो कि उनका जल्दबाजी के कारण क्या होता है, जल्दबाजी में उन्होंने पैसे दे दिए सभी को, और क्या होता है, ये प्लान है वो फेल हो जाता, और वो और ज़्यादा उनका जो उनके टाइम पीरियड में और ज़्यादा आर्थिक संकट आ जाता है। तो ये समझ आया। अब आता है कराची। कराची एक जगह का नाम है जहाँ पर वो राज करने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने नेफू, अपने भतीजे खुसरो को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ और कराची के ऊपर आक्रमण कर दो। कराची पर उसने अपने नेफ्यू खुसरो को क्या बोला, आप 10,000 सेना लेकर जाओ और कराची को अपने अंडर कर लो। जिसके बाद जाते हैं खुसरो, जो खुसरो मलिक होते हैं, खुसरो मलिक जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एकदम से वहाँ पर रेनफॉल हो जाती है माउंटेन वगैरह पे। जो 10,000 जो लोग हैं उनमें से 10 लोग ही बच पाते हैं, और सारे जो दब के माउंटेन के नीचे मर जाते हैं। जिसकी वजह से जो माउंटेन रेन वाला टाइम है, माउंटेन्स भी है, कभी भी भूस्खलन हो सकता है, तो एक ठीक टाइम नहीं था उनको भेजने का। इसलिए क्या होता है, जो कराची के इन्वेंशन में उनको भारी नुकसान होने को मिलता है, क्योंकि जो 10,000 सेना उनमें से 10 लोग बचते हैं। तो एक और नुकसान उनको ये देखने को मिलता है, ये कि सैड स्टोरी है, और कराची पर जो इन्वेंशन था उनका फेल हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना ही आया आपकी बुक के अंदर। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक के बात आते हैं फिरोज तुगलक। जो फिरोज तुगलक कौन होते हैं, ये उनकी कज़न होते हैं। किनके? मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न होते हैं फिरोज तुगलक, ठीक है। तो जब वो राज करते हैं फिरोज तुगलक, तो क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद भी बहुत सारे और भी लीडर्स आते हैं, लेकिन जो फिरोज तुगलक होते हैं, वो देखते हैं कि जो वो राजा बनते हैं, तो जो तुगलक डायनेस्टी है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, मतलब बिल्कुल इकोनॉमिक भी कुछ सब कुछ करीब हो चुका था तुगलक डायनेस्टी। तो इनका काम था उभारने का तुगलक डायनेस्टी को। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब वो सोचते हैं कि मुझे सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि क्या है, मेरी जो टेरिटरी है वो एक्सपैंड हो सके, इकोनॉमिक अच्छी हो सके, सभी लोगों की भलाई हो सके। इसके लिए वो चलाते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी चलाते हैं। वो क्या बोलते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो पॉलिसीज थी, सब कुछ था, उन्होंने क्या करा, जैसे उल्मा और सूफी जो टैक्स लिया जाता था लोगों से, जैसे कोई घूमने जाता, जजिया की यात्रा होती है, या फिर अलग अलग जगह की जो यात्रा होती है, उन पर कर लगा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फिरोज खान क्या है, समझ आते हैं, फिरोज शाह क्या होते हैं, समझ आते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भड़क जाएंगे, और भड़कने से क्या, मेरी जो जगह है वो चली जाएगी। तो इसलिए वो इसको मना कर देते हैं कोई भी टैक्स लेने से, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, मोहम्मद बिन तुगलक समझ आते हैं कि मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए कि क्या है, सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो अच्छी तरीके से चल पाए। तो उन्होंने क्या करते हैं, तो जो अमीर लोग होते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करने लग जाते हैं, जिसे कि हम रीड करने वाले हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो गलतियाँ थी उसको सुधारने का काम किसका था, फिरोज शाह का था। वो देखते हैं क्या क्या उन्होंने नई नई पॉलिसीज चलाई, ठीक है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट होता है, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने बातचीत करना तरीका समझा। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया था, बिल्कुल हर चीज़ को, जैसे अमीरों के साथ बैठना उठना सब कुछ बंद कर दिया था। तो वो समझ आते हैं फिरोज शाह कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, जो अमीरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अमीरों के कारण ही मैं अच्छी तरीके से स्टेबल हो सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, जो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था, बहुत सारे अमीर लोगों से क्या करा था, उन्होंने पैसे उधार में लिए थे। तो सबसे पहले जो अलग अलग जो दस्तावेज है उन्होंने जलवा दिए, कि यदि कोई भी आएगा तो उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वो सारी चीज़ें जलवा दी। और उसलिए उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक राइट के लिए उन्होंने जो बड़े बड़े जो अमीर लोग थे उनके साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने इक़्तादार कौन होते हैं, जैसे टैक्स वगैरह इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनको बोला कि उनको फ्रीडम दी गई कि अपनी विश के अकॉर्डिंग आप
आपको जो काम करना करो। आपकी पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से यही था कि यदि कोई व्यक्ति है उसका जो बच्चा है वो इक़्तिदार नहीं बनेगा, लेकिन फिरोज शाह ने क्या बोल दिया था, यदि कोई इक़्तिदार है तो उसका बच्चा हेरिडिटी रूप से क्या इक़्तिदार बन सकता है। तो इक़्तिदार तो खुश हो गए, उसके साथ ही वो प्रॉफिट वगैरह भी कमा सकते थे, मतलब कि थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर सकते थे, ये फिरोज शाह ने बोल दिया था। तो उनके लिए अच्छी पॉलिसीज थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करवाया। उन्होंने क्या करा, फिरोज शाह ने जो 28 जो एक्स्ट्रा टैक्स लिए जाते थे विदाउट एनी वैसे ही लिए जाते थे, उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि जो फार्मर्स भी तो तंग आ चुके थे रेवेन्यू दे दे के, तो इसलिए तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, इनको स्टॉप कर दिया 28 टैक्स को, और नॉर्मल जो कुछ ही टैक्स होते थे उनको लेना स्टार्ट कर दिया फिरोज शाह ने। उन्होंने क्या करा, जैसे देखा था कि किस प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी है वो मेजरमेंट के तरीके से टैक्स वगैरह लेते थे, इन्होंने क्या करा था फिरोज शाह ने कि हर 3 साल के बाद मापना होगा और उसके बाद आपसे टैक्स वगैरह लिया जाएगा। हर 3 साल के बाद ये रिवेन्यू वगैरह चेक किया जाएगा और तब आपसे लिया जाएगा। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, आपकी एक ज़मीन है, आपका 3 हमने माप लिया, अब आपका टैक्स हाफ है तो आपको ये देना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप और भी ज़मीन खरीद सकते हो तो आपको थोड़ा और देना पड़ेगा, तो 3 साल के बाद ये मापा जाएगा और उसके अनुसार आपको टैक्स देना होगा। तो ये फिरोज शाह ने स्टार्ट करवा दिया था, जो कि एक अच्छी बात थी, और फार्मर वगैरह भी दुखी नहीं होंगे इससे, ठीक है, क्योंकि 3 साल के गैपिंग में हो रहा वो, ये अच्छी पॉलिसीज थी उनकी, ठीक है। वर्क ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, दोनों ने पब्लिक इंटरेस्ट जो पब्लिक के लिए भी अच्छे अच्छे काम करने लगे थे फिरोज शाह। उन्होंने क्या क्या हॉस्पिटल बनवाए दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत फ्री मेडिसिन देने स्टार्ट कर दिया था, डॉक्टर वगैरह केमिस्ट की सर्विस प्रोवाइड कर दी थी विलेजर्स के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिटी हॉस्पिटल्स भी बनवाए, तो एक अच्छे इंटरेस्ट के लिए उन्होंने पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करवाया फिरोज शाह ने, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने न्यू डिपार्टमेंट भी बनवाना स्टार्ट करा, जो कि उन्होंने एक देख रहे फिरोज शाह अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो लोग भी खुश होंगे और क्या उनको अच्छी तरीके से राजा मानेंगे अपना, ठीक है। और सभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती राजा बनने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती राजा बने और लोगों पर चीज़ें थोप रहे हैं। लेकिन फिरोज शाह क्या करते हैं, नए नए डिपार्टमेंट करते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है खैरियत और एक होता है दीवान इस्तेहाक। तो दीवान इस्तेहाक क्या होते हैं और खैरियत अब देखते हैं रीड करके। तो दीवान खैरियत 2 डिपार्टमेंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दीवान खैरियत क्या करता है, जो पुअर जो गर्ल्स होती थी उनके विवाह नहीं होते थे तो दीवान खैरियत उनका विवाह करवाते थे। यदि कोई भी मैरिज से रिलेटेड जो पैसे वगैरह नहीं हो रहे किसी गर्ल के पास, तो कौन देता था, उनको पैसे देता था इस्तेहाक, ठीक है, दीवान इस्तेहाक, ठीक है, ये देता था, जो कि फिरोज शाह ने अच्छी पॉलिसीज बना रखी थी। उसी तरीके से जो स्लेव वगैरह होते थे उनके लिए भी एक अच्छा जो बंदागान होता था, दीवाने बंदागान, जो कि स्लेव वगैरह को ये देखता था कि किस जगह स्लेव कम है तो आप वहाँ जा सकते हो और आपको उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे। तो ये सारी बातें थी जो कि अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट थे और अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। तो ये माना जाता है कि जो पैसे होते थे स्लेव के वो बहुत अच्छे, एक से मतलब 10 से 100 रुपए के कर दिए थे, मतलब उस समय में हर एक पैसे की भी वैल्यू होती थी। तो आप सोच सकते 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक उनकी सैलरी कर दी गई थी, तो एक अच्छी बात थी। 1,60,000 जो उस समय में स्लेव थे, तो कितनी अच्छी अच्छी बात थी कि हर एक स्लेव को काम भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं उसके रूप में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो कि डिपार्टमेंट का काम होता था। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिससे कि हमने तीनों डायनेस्टी रीड कर ली। आपके जो दिल्ली सल्तनत के अंदर सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी भी है, लेकिन आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखी, तो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये चैप्टर आपका यहीं तक था। जो कि आपके चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे वो इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको जल्दी ही कवर करवा दूंगी। इफ़ यू लाइक और वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल।